प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। जिस मौजू पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अगरचे इस पर हम पहले भी प्रोग्राम में 2-3 मरतबा बात कर चुके हैं, लेकिन ये इतना हसास और अहम मौजू है कि इस पर मज़ीद बात होने की ज़रूरत है। और यह मौजू है गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल होने वाले तारकीन वतन के हवाले से। ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं जो बरतानिया में आ रहे हैं, अगरचे हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि इनकी रोकथाम की जाए, इनकी आमद को महदूद किया जाए, इन पर कवानीन अप्लाई किए जाएँ, लेकिन अभी तक हुकूमत जो है वो इसमें नाकाम रही है। और अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इसमें एक तारकीन वतन की जो कश्ती उलट गई, जिससे एक शख्स जाँ बहक हो गया और उसकी जो डेड बॉडी है उसको साहिल समंदर से बरामद किया गया। और इसके अलावा ऐसा ही एक वाक़या कुछ दिन पहले भी पेश आया। अब ये इस नौयत का दूसरा वाक़या है जो कुछ दिन के अंदर अंदर पेश आया है। अब सूरत हाल यह है कि इस साल बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर जो दाखिल होने वाले लोग हैं वो उनकी तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई है। ये सूरत हाल बहुत ही परेशान कुन है बरतानवी हुकूमत के लिए, इंतज़ामिया के लिए, और ज़ाहिर है उन तमाम लोगों के लिए भी, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगियों को रिस्क में डाल के यहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनके लिए भी जो इस मरहले से गुजरते हैं, ये उनके लिए भी एक परेशान कुन सिचुएशन है। इसको कैसे जो है वो टैकल किया जा सकता है, इस मामले से कैसे निपटा जा सकता है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मिस्टर गुलाम हुसैन अमान साहब, ब्यूरो चीफ हैं यूके के, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान साहब। बैरिस्टर असलम शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका भी। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हमारे साथ बरतानिया से मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और सोलिसिटर आसिम सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। गुलाम हुसैन अमान साहब, सबसे पहले जो ताज़ा वाक़या पेश आया है इसके बारे में कुछ बताएं, ये कैसे वाक़या हुआ? और 2 वाक़या पेश आए हैं, ये कितनी तशवीश की बात समझी जा रही है इसको? बहुत शुक्रिया असद। मैं बताऊं कि ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, इसके अलावा जो इमिग्रेंट्स वॉच की चैरिटीज़ हैं, तंजीमें हैं, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं और गवर्नमेंट को मुसलसल जो है वो इस बारे में खतूत भी लिख रही हैं, याद दहानी भी करा रही हैं कि आए रोज़ इस तरह का वाक़े पेश आते रहते हैं कि जब लोग चैनल डलर बोर करते हैं तो यहाँ पर आगे जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं वो वहां पर मौजूद होती हैं उनको पकड़ने के लिए। तो इस डर से कि हम उनके काबू ना आ जाए, लोग वहां पर कश्तियां जो है वो एंड पर आकर डाइवर्ट करते हैं, तो कई ऐसे कश्तियां उलट जाती हैं। ये जो ताज़ा वाक़े में 2 अफराद एक दफ़ा हलाक हुए हैं, एक डिफरेंट दूसरे वाक़े में एक दूसरा हलाक हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो लोग समुद्र के अंदर गिर जाते हैं उनकी जो हालत है वो काफ़ी लोगों की इस हवाले से नाजुक हो जाती है, पानी उनके अंदर चला जाता है। तो हुकूमत ने इतने सारे वसाइल जो है वो लगाए हुए हैं इनको, यहाँ तक कि जो इमिग्रेशन के यहाँ पर होम ऑफिस के अंदर प्रोसेस है वो स्लो चल रहा है। जब भी उनसे पूछे तो वो कहते हैं ज्यादातर लोग जो है वो वहां पर डिप्लॉय किए हुए हैं बॉर्डर्स के ऊपर, ताकि गैर कानूनी तारकीन वतन ना आ सकें। एक तो उनकी आमद यहाँ पर नहीं रुक रही, और दूसरा ये है कि इस तरह के जो वाकयात आ रहे हैं ये वाकई अलार्मिंग है। एक तरफ तो जो प्रीति पटेल हैं वो ज़ाहिर है इस हवाले से काफ़ी सख्तियां भी कर रही हैं और बहुत सख्त मौक़िफ़ उन्होंने रखा हुआ है कि जो इस तरह इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पर हर सूरत रोका जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उनकी तादाद भी नहीं रुक रही, और एक अभी दादोशुमार के मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन ये 10वां 11वां महीना लगा हुआ है और 20,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन जो है वो बरतानिया दाखिल हो चुके हैं। तो इतने सारे मेयर्स देने के बावजूद भी जब लोग बड़ी तादाद के अंदर आ रहे हैं तो फिर ये टैक्स पेज का इतना पैसा क्यों ज़ाया किया जा रहा है? और यही वजह है कि बहुत सारी जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, इसके अलावा इमिग्रेशन जो वॉच डॉग हैं, वो बार बार वज़ीर-ए-आज़म को खतूत लिख रहे हैं। तो गुलाम हुसैन साहब, ये जो फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्तियों को रोकने के लिए, वो जिन लोगों को पकड़ते हैं उनको क्या करते हैं? उनको गिरफ्तार करते हैं, उनको वापस भेज देते हैं, दाखिल होने से रोकते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है? देखें, इनको बाकायदा गिरफ्तार नहीं करते, इनको बस हिरासत में लेते हैं और उसके बाद अगर जो भी ज़ाहिर है ज्यादातर लोग जो है वो असाइलम क्लेम कर लेते हैं। तो जब वो असाइलम क्लेम करते हैं तो जो इनको जो है वो उनकी बात इनिशियल सुननी पड़ती है, उनको जो है वो डिटेंशन सेंटर में उनको दाखिल करके उनका इंटरव्यू करना पड़ता है। इसके अलावा वो उनको डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है जिसका केस मेरिट पे आता है उसको जो है वो मजीद एक्सटेंशन दे दी जाती है, और जिसका नहीं आता तो फिर फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट का फायदा सिर्फ यही होता है हुकूमत को, जो चल रहा है।
फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट का फ़ायदा हुकूमत को सिर्फ यही होता है कि ये लोग डॉक्यूमेंट पर आ जाते हैं और हुकूमत के रिकॉर्ड में आ जाते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। ये इकॉनमी के ऊपर अगर बोझ बनना है तो बोझ बन ही जाते हैं। अगर इन्होंने बरतानिया की आबादी में इजाफा करना है तो आबादी में इजाफे का बायस वो बन ही जाते हैं, यानी कि खुद शामिल हो जाते हैं। तो ये तो इसका मतलब है कि सिर्फ इतना ही सही रोल हुआ डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का। नहीं, एक और बात है, नहीं असल एक और बात है। देखो, जहां पर बरतानिया की समुद्री हदूद शुरू होती है वहां पर इनकी जो फोर्सेस हैं वो समुद्र के अंदर जो है वो डिप्लॉयड है और कोशिश करते हैं कि लोग जो है वो बरतानवी हदूद में ना आ सकें और उनको वहीं से वापस भेज दिया जाए। लेकिन इस रिस्क के अंदर भी जो है कई अफराद अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। लेकिन जो लोग बरतानवी हदूद के अंदर दाखिल होकर असाइलम क्लेम करते हैं उनको जो है वो उनकी बात सुननी पड़ती है। और यही वजह है कि अब तक 20,000 अफराद इसी साल में आ चुके हैं। और जब से ये ब्रेग्जिट हुआ है और फ्रांस और बरतानिया के जो मफादात हैं ज़ाहिर है वो अलग अलग हो गए हैं, तो उस वक्त से यहाँ पर ये आमद जो है वो तेज हो रही है। हो सकता है कि जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो चाहती हो कि ये जो उनके बॉर्डर कैले बॉर्डर के ऊपर जो हजारों की तादाद में रिफ्यूजीज बैठे हुए हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पर बैठे हुए हैं तो वो हमारे मुल्क से कहीं निकल जाएं। तो यही वजह है कि शायद वो उतनी सख्ती नहीं करते जब वो फ्रांस से बरतानिया आने की कोशिश करते हैं, तो फिर यहाँ पर आकर जो है आगे वो इस तरीके से यहाँ पर फंस जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, ये बरतानिया में ख़ुद भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस हवाले से कि ब्रेक्जिट के बाद जो है वो कई चैलेंजेस का सामना है और हालिया जो बहरान आया था जिसमें ऑयल कंटेनर्स का ह्यूमन रिसोर्स जो है वापस जा रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग जब बरतानिया से अपने मुआशी मकासद की वजह से बरतानिया छोड़कर जाना पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग बरतानिया में दाखिल क्यों होना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया असद, आपने बड़े एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर आप आज प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मौसम, माहौल, नरम कानून का होना और दुनिया के हालात और दस्तयाब वसाइल का ना होना और फिर आखिर में ब्रेग्जिट, ये वो अवामल हैं जिसकी वजह से बरतानिया स्टिल इज अ हेल्दी डेस्टिनेशन। जो लोग नहीं जानते, जो लोग यहाँ नहीं रहते, और पोस्ट ब्रेग्जिट जो है वो शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम। बोरिस जॉनसन ने 54 मिलियन की डील भी की है और फ्रेंच जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं जेरल्ड डरमेनियन वो जा भी रहे हैं कैले और देख भी रहे हैं कि लोगों के आने जाने में रुकावट पैदा हो। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में 1100 लोग जो हैं वो हमारे समंदर के ऊपर आए हैं कश्तियों के जरिए और अभी भी लोगों की हलाकतें हो रही हैं। तो हुकूमत बरतानिया कोशिश कर तो रही है, लेकिन आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। आपको पता है कि यहाँ पे अभी जो स्टक हैं सिस्टम में उनके बारे में कोई वजह पॉलिसी नहीं की गई और ना अभी तक उनका कोई हल निकला है। ब्रेग्जिट के बाद जो ड्राइवरों की कमी है या हमारे यहाँ पे अशिया खुर्दोनोश महंगी हो रही हैं, लॉरी ड्राइवर्स हड़तालों पे हैं, आ जा नहीं रहे, चैनल अक्रॉस चैनल जो हमारी जो यूरोप के साथ जो तजारत है उसमें रुकावटें पैदा हो गई हैं। और उस दौरान में ये जो गर्म मौसम में जो तारकीन वतन की बरतानिया आमद है वो सिलसिला रुक नहीं रहा। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल विल का कमी है और स्टेक होल्डर्स का बैठ के आपस में कोई कन्वेंशन, डबलिन कन्वेंशन की तरह का कन्वेंशन ना होना, लोगों की आमदोरफ्त में तेजी होना और कोई यूएन के लेवल के ऊपर कोई कोटा सिस्टम ना होना जो है ह्यूमन ट्रैफिकर्स को मौका फराहम कर रहा है कि वो पीछे से लोग भेजे जाएं और विदाउट डिटेरेंट जो है लोग यहाँ आते हैं, फंस जाते हैं, वकीलों के जरिए अपने केस डालते हैं। जो लीग के पीछे मास्टरमाइंड है उसके ऊपर हाथ नहीं डलता और वो जब तक आप कन्वेंशन नहीं करेंगे, जब तक आप को पैक्ट नहीं करेंगे उन हुकूमतों के साथ जहां से ये लोग आ रहे हैं, तब तक ये आमदोरफ्त जो है आप रोक नहीं सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ सख्ती कर लेंगे, एयरपोर्ट या शोर के ऊपर आने वाले बंदे को गिरफ्तार कर लेंगे। जब तक जाली दस्तावेजात या बोट के ऊपर डाल के या ट्रेलर्स पे डाल के बंदे भेजने वाले जो पीछे नफरी है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो मास्टरमाइंड है, जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, उनके ऊपर अगर हाथ नहीं डालेंगे होम कंट्री के जरिए तब तक वो तो भेजते रहेंगे, आप यहाँ कानून सख्त करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में इन चीजों के ऊपर गौर करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पे कानूनी पहलुओं पे गुफ्तगू करते हैं कि क्या कानून हैं, क्या कानून बनाए जा रहे हैं और किन चीज़ों की आने में ज़रूरत है बरतानिया के को इस मामले को निपटने के लिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर असलम शेख साहब, ये बताइए कि ये जितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, ज़ाहिर है बरतानिया इसके लिए बड़ा कंसर्न है, जो कवानीन पहले से मौजूद हैं वो आपके ख्याल में इन लोगों की तादाद में कमी क्यों नहीं ला पा रहे, या इन लोगों को आने से रोक क्यों नहीं पा रहे? क्या कानून में कोई सुकून है? देखिए, इसका जवाब जो है बड़े लाइटर नोट से मैं करता हूँ। अगर इन सारे तारकीन वतन के ऊपर ये आश्कार हो जाए कि बरतानिया भी अब वो जन्नत नहीं रहा, वहाँ भी पेट्रोल उसी तरह महंगा हो रहा है जहाँ पर जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, महंगाई, अमजद मलिक साहब ने इशारा किया उसकी तरफ कि महंगाई वहाँ भी दिन ब दिन बढ़ रही है, जिस तरह हमारे जो बाकी थर्ड वर्ल्ड है वहाँ बढ़ रही है, तो शायद उनके जो मैं कहता हूँ आंखें खुलें और वो वहाँ पर जाना रोकें। लेकिन ये तो एक साइड है जिसे हम लाइटर नोट पे कह सकते हैं, या अदरवाइज़ जहाँ तक कानून की बात है, पिछले कई दहाइयों से इस मामले को टैकल करने के लिए नए नए कवानीन लाए गए, स्पीडी इनके जो केसेस हैं उनको सुना गया, इनको फास्ट ट्रैक के ऊपर लेके जाया गया, लेकिन ये सारे मामलात हल नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि बाकी दुनिया में इस वक्त अनरेस्ट मौजूद है। आप देखें पूरा मिडल ईस्ट जो है वो तबाही के दहाने से गुजर चुका है। अभी तक वहाँ पर मामलात जो सोशल इकनॉमिक सिचुएशन है वो दुरुस्त नहीं हुई, पॉलिटिकल अनरेस्ट मौजूद है। अब रिसेंटली आपने अफ़गानिस्तान की जो वीडियोज़ देखी हैं, अफ़गानिस्तान के जो मामलात देखें, वो और वर्ष से वर्ष होते जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि बरतानिया में तमाम तर खामियों के बावजूद भी वो लोगों के लिए अट्रैक्शन का बाइस है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा कई जगहों पर हालात ख़राब हैं। लोग समझते हैं कि चलें कम से कम बरतानिया में जाकर कुछ ना कुछ बेहतरी तो ज़रूर होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यही वजह है कि जब तक ये हमारे आप देखें कि अब तकरीबन 20 या 25-30 साल पहले ये सारे जो मुल्क थे ये पुरसुकून थे, यहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे थे, जिनमें शाम, मिस्र, लीबिया और बाकी अफ़गानिस्तान। लेकिन अब वहाँ पर ये मामला ठीक नहीं है, तो डेफ़िनेटली जब मामला वहाँ पर ठीक नहीं होंगे, सोशल इकनॉमिक सूरत हाल ठीक नहीं होगी और उसके अलावा पॉलिटिकल अनरेस्ट होगी, तो डेफ़िनेटली वो लोग ट्राई करेंगे ऐसे मुल्क के ऊपर। और फिर कॉलोनियल पास्ट है इन सारे मुल्कों का, जो कॉलोनियल पास्ट को हमें उस तरफ राग़िब करता है कि हम इंग्लैंड की तरफ रुजू करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो अवामिल हैं जो वहाँ पर कानून साजी होने के बावजूद भी उसको टैकल नहीं कर पा रहे। अब रिसेंटली जो ब्रेग्जिट हुआ है, ब्रेग्जिट में भी आप देखें कि जो वाइटल उसका डिवीज़न थी वो यही थी कि उन्होंने ब्रिटेन को इन सारे इमिग्रेंट से पाक करना है। तो ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर आती हैं तो उसके लिए फिर इतनी सख्त कानून साजी करनी पड़ती है, वो नहीं हो रही। ब्रेग्जिट की वजह से आप देखें कि यूरोप से तो इंग्लैंड बाहर आ गया, यूके बाहर आ गया, लेकिन वो अभी तक अपनी मुकम्मल जो ग्राउंड उनको चाहिए थी कानून साजी के लिए, वो अभी तक मुकम्मल नहीं कर सका। उसकी वजह ये कोविड आ गया, अब 2-3 साल से ये मामला चल रहा है। तो जब तक ये सारे मामलात सेटल नहीं होते उस वक्त तक ये चीज़ें जो होती रहेंगी और जो गैर कानूनी तारकीन वतन वो ट्राई करते रहेंगे। और लेकिन बात यह है कि यहाँ पर यूके के ऊपर भारी जिम्मेदारी है कि जो लोग आ रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी बरतानिया के ऊपर है। इन सारे मुल्कों पर जहाँ पर ये मामलात ख़राब हुए, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, सोशल इकनॉमिकल जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि वहाँ पर मामला ठीक नहीं है, तो इसके अंदर बरतानिया का कोई ना कुछ हिस्सा है। ये अलाइड फोर्सेस बनाकर वहाँ पर काम करते रहे हैं, तो अब ये उनको ज़िम्मेदारी है। अगर आप ये नहीं कह सकते कि अफ़गानिस्तान से 5000 बंदे बरतानिया में आ जाएंगे तो हम उसका हिस्सा पूरा कर देंगे, अमेरिका 5000 बंदे ले जाएगा, वहाँ पर लाखों लोग सिसक रहे हैं, बच्चे जो हैं वो दवाओं के बगैर भूख से मर रहे हैं, बूढ़े बीमार लोग मौजूद हैं। इन सब की ज़िम्मेदारी जो हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव वर्ल्ड के ऊपर ज़िम्मेदारी है, उसमें यूरोप है, अमेरिका है, बरतानिया है, इनकी ज़िम्मेदारी है कि उनको लुक आफ्टर करें। अगर वो वहाँ ग्राउंड पर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो भूखे लोग हैं, जो बेसुकून लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, वो कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। वो चाहेंगे कि उस मुल्क को छोड़ें। अब वो मुल्क को छोड़कर कहाँ दूसरे किनारे पर लगते हैं, वहाँ बरतानिया होगा, यूरोप होगा, अमेरिका होगा, इससे उन्हें कोई कंसर्न नहीं है। तो इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से इस मामले को उठाना चाहिए, और हम सब वकला की हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस मामले को उठाएँ और बरतानिया को उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएँ कि इस तरह उनको बेयार मददगार समंदर में नहीं छोड़ा जा सकता, सड़कों पर नहीं छोड़ा जा सकता, उनके मुल्कों में नहीं छोड़ा जा सकता। ये इनकी ज़िम्मेदारी है। इनके पास वसाइल हैं, वसाइल को बुरोकार लाएँ, उन मुल्कों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उन मुल्कों के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ दें, ऐसे हालात पैदा करें कि ये लोग वहाँ से ना निकलें, और जो अगर आ जाएं तो उनके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करें ताकि ये लोग वहाँ पर सब कुछ छोड़ कर आए हैं तो
इनके लिए इनके इंटरनेशनल लॉ में जिम्मेदारी है, यूरोपियन लॉज में इनकी जिम्मेदारी है, ब्रिटेन के अपने लॉज की जिम्मेदारी है। जब तक ये उनको फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ धक्का देना, उनको वहाँ से दूर करना साइलों से और उनको ये हल नहीं है। मौत के मुंह में छोड़ देना, ये हल नहीं है। सही है। बल्कि जिस मुल्क से वो निकल के आ रहे हैं, जो उनका ओरिजिनल कंट्री है, जैसे अफगानिस्तान की आप मिसाल दे रहे हैं, तो वहाँ पर उन हालात को साजगार बनाया जाए उनके लिए। और यही तालिबान कह रहे हैं और यही पाकिस्तान बार बार कह रहा है उस हवाले से भी कि इन लोगों को जो है वो एक बड़े पैमाने पर हिजरत को रोका जाए। अच्छा, ये सोलिसिटर आसिम सुलेमान साहब, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि जो सेक्रेटरी दाखिला हैं वो फ्रांस की तरफ से जो आने वाली कश्तियां हैं उसको वापस मोड़ने के लिए कानून साजी कर रहे हैं ताकि उस मसले से निपटा जाए। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या जो पहले से कानून मौजूद है उसके तहत क्या समंदर में इन लोगों को वापस नहीं भेजा जा सकता उस कानून के तहत, और अब अगर कोई नई कानून साजी हो रही है तो वो क्या है? जी वालेकुम, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसका ताल्लुक ब्रेग्जिट से है। ये पहले कानून मौजूद था कि जिसमें जितने भी तारिक वतन आते थे उनको वापस भेजा जाता था उन कंट्रीज में जहाँ पे वो सबसे पहले असाइलम क्लेम करते थे। तो ये सारी चीज़ें रेगुलेट होती थी डबलिन 3 रेगुलेशन, जो कि एक EU लॉ है। उसके तहत जब ही जैसे ही ये लोग आते थे, फ्रांस से आते थे या किसी और कंट्री से आते थे, और उनके फिंगरप्रिंट्स हो जाते थे और पता चल जाता था कि ये फलानी कंट्री से आए हैं, तो वो ये चूँकि फिंगरप्रिंट्स का डेटा इनके पास होता था, सारी इंफॉर्मेशन शेयर होती थी, और वो दूसरी जो कंट्री जिसने फर्स्ट उनका रिसीव किया है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी कि उनको वापस लें अंडर डबलिन 3 रेगुलेशन के। अब चूंकि ब्रेक्जिट हो चुका है तो ब्रिटेन इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ EU लॉ इंक्लूडिंग डबलिन 3 रेगुलेशन। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि जितने भी लोग आ रहे हैं ये इंग्लैंड जो है उनको वापस नहीं भेज सकता। उसके लिए आप जैसे आपने जिक्र किया इसका कि बरतानिया के साथ, उसके फ्रांस के साथ निगोशिएशन हो रही हैं, अभी वो टॉक्स हो रही हैं कि इसको कैसे अरेंज किया जाए, कैसे इसके ऊपर जो है ना वो जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं उनको वापस किया जाए। और आपने शायद ये भी सुना हो कि फ्रांस ने एक बहुत ही बड़ा एक बिल भेजा है कि भाई आप अपने जितने लोग हम आपके पास आ रहे हैं और जो आपको हमारी सपोर्ट फैसिलिटेशन चाहिए, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। जबकि अंडर जो डबलिन 3 रेगुलेशन में उसमें ऐसी अरेंजमेंट नहीं थी, जिसमें सिंपल अरेंजमेंट यही थी कि आपको जैसे ही पता चलता है कि ये बंदा फ्रांस से आया है या इटली से आया है या स्पेन से आया है और वहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट्स हो चुके हैं, तो वो कंट्री वाज अंडर एन ऑब्लिगेशन अंडर डबलिन 3 रेगुलेशन कि उसको वापस ले। अब चूंकि वो अरेंजमेंट नहीं है तो इसलिए इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर UK कि वो वापस भेज सके। और जैसे कि गुलाम हुसैन अवान साहब ने फैक्ट्स एंड फिगर बताए हैं कि ये मोर देन 20,000 जो लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और मैं अभी तक अगस्त का फिगर देख रहा था वो भी क्वाइट हाई है इस टाइम पे। और मैं आगे देख रहा था कि इससे पहले जो है तकरीबन पिछले साल जो है मोर देन 35,000 जो लोग हैं उन्होंने UK में आके असाइलम क्लेम किया था। और अभी अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर देखे जाए तो UK के अंदर जो इनकी तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसका जो अभी रिसेंटली UK ने होम ऑफिस ने जॉब एडवर्टाइज भी किया था कि दे आर रिक्रूटिंग मोर पीपल जो वो इन जो असाइलम सीकर है उनके केसेस को वो हैंडल कर सके, उनको डिसाइड कर सके, किया जा सके। और यहाँ पे जो हालात हैं डिटेंशन सेंटर्स के और होटल्स के वो भी सारे बहुत ही फुल हैं, जिसमें लोगों को रखा जा रहा है, अरेंज किया जा रहा है, और दिस इज गेटिंग डिफिकल्ट डे बाय डे। और बहुत ही मुश्किल है इस टाइम पे उनको प्रीति पटेल को इसको मैनेज करना। उन्होंने पिछले दिनों उन्होंने पॉलिसी भी अनाउंस की थी कि हम कैसे जो इनको सारे जो केसेस हैं उनको कैसे डील किया जाएगा। पॉलिसी वाज टू स्ट्रिक्ट, लेकिन जब आपके पास इतने ज्यादा लोग आ जाएं और व्हेन यू आर अनएबल टू रिटर्न देम, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है कि उनको कैसे डील किया जाए, उनके कैसे उसको कैसे सुना जाए। और इनको जो है अगर रेफ्यूजी स्टेटस भी अगर देना तो उनको वो कैसे दिया जाए। सही है, बिल्कुल सही है। बैरिस्टर अमजद साहब, ये आपसे भी मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या कानून इस वक्त मौजूद है, किन कवानीन पर काम हो रहा है, और कौन से कवानीन आप समझते हैं कि अगर वो आ जाएं तो उससे तारकीन वतन की कश्तियों को समंदर ही में वापस भेजा जा सकता है?
जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में फैसिलिटेटिंग एन इलीगल इमिग्रेंट, वो हमारे इमिग्रेशन एक्ट जो पहला है 1971 वाला, उससे पहले के तो चलो नहीं बात करते, 1971 वाले में था। बाद में जो असाइलम एंड इमिग्रेशन एक्ट आया है उनमें भी है ये पेनल्टीज और प्यूनिटिव मेजर्स हैं। जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं या जो लोग इलीगल एंटर होते हैं उसके ऊपर कवानीन मौजूद हैं। प्रॉब्लम पड़ती है जब जो लोग आपके पास आ जाते हैं और वो लुटे पुटे हैं और उनके पाकिस्तान या दुनिया में या एशिया में या अफगानिस्तान में या सीरिया, ईरान, इराक में हालात उनके इस तरह के मखदूश हैं कि उनको प्रोसेस करना पड़ेगा आपको लोकल लॉज के तहत, और वो असाइलम क्लेम करते हैं, तो वो तो आ जाते हैं कैटेगरी में कि जो जिनीवा कन्वेंशन के तहत आ जाते हैं। जो लोग ट्रैफिक करते हैं उनके खिलाफ जो है कानून मौजूद हैं, और उनको अगर ये असर्टन करें कि कौन लोग उसके मास्टरमाइंड हैं या पीछे हैं, तो वो बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत उनको, अगर तो यहाँ उनका कोई नेटवर्क हो तो पकड़े जा सकते हैं एंड प्रोसिक्यूट किए जा सकते हैं। अगर हम फिगर देखें तो उन्होंने 10,000 अटेम्प्ट जो है रोकी हैं, 65 कन्विक्शन हुई हैं, और उन्होंने कहा कि पिछले साल के अंदर 300 अरेस्ट हुए हैं। तो फैसिलिटेटिंग इलीगल एंट्रेंट कानून मौजूद है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप जो बंदे आते हैं नॉर्मली वो अपने कागजात जाया कर देते हैं, वो पिछले जो लाने वाले हैं उनका नाम देते नहीं है, और वो अपने आप को असाइलम के दायरे में ले जाते हैं, तो फिर पिछले जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है वो मुश्किल से मुश्किल तरीन हो जाती है। जो लोग पैसे दे के आए हैं या जो पीछे उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो शायद उनके पीछे हालात इस तरह के हों कि उनकी जो असर और सूख इतना हो कि वो उन लोगों का नाम नहीं देते। उसके बारे में जब तक आप इंटरनेशनल, जैसे भाई ने कहा डबलिन कन्वेंशन था 5 मुल्कों का, जिसके तहत जो आता था तो उस मुल्क में वापस भेज देते थे जहां उसका बायोमेट्रिक हुआ है या पहले असाइलम क्लेम हुआ है। अब क्योंकि ब्रेग्जिट हो गया है, नए मुआहदात की जरूरत है। इसमें हमें सब कॉन्टिनेंट और गल्फ इन लोगों को भी शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा जिस शोर से जहां से, जिस समुद्री रास्ते से, तुर्की से या कहां से लोग ज्यादातर यहाँ से, फ्रांस के अलावा कहां से लोग आते हैं? जब तक आप मुआहदा नहीं करेंगे, फ्रांस तो एपिक सेंटर है ना, वहां तो आके एंड अप होते हैं, लेकिन जो रास्ते इस्तेमाल करते हैं, जो रूट इस्तेमाल करते हैं, उन मुल्कों के साथ जब तक आप मुआहदात नहीं करेंगे कि अगर यहाँ से आएंगे, जिस तरह आपका यहाँ का है कि अगर PIA इलीगल आदमी लेके आता है तो फाइन होता है, तो काफी सख्ती है एयरलाइन के जरिए मुल्क में आने में। कोई भी एयरलाइन कोई गलत आदमी लेके आती है तो उस एयरलाइन को जुर्माना होता है, और जुर्माना 20,000 से ज्यादा है तो भरना पड़ता है। तो इस तरह जब तक आप प्यूनिटिव मेजर्स नहीं लेंगे और वो वॉक अवे फ्रीली उन मुल्कों की जो कस्टम्स है जहां से लोग गुजरते हैं, और यहाँ आप सारी सख्तियां करते रहेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। और UNO को भी अपना, उनको भी रेफ्यूजी, उनका जो डिपार्टमेंट है UNHCR, उनको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं है कि अमीर ममालिक अपना कोटा ना लें, हिस्सा ना लें, और उन मुल्कों तक जहां ये लोग नहीं जाते या पहुंच पाते जो जेन्युइन रेफ्यूजीज हैं, जब तक आप उनको 500-700 फैमिलीज आप इंडिविजुअली नहीं लेते, तब तक स्ट्रेन जो है इन 2 मुल्कों 3 मुल्कों पे रहेगा। जो यूरोप आते हैं वो एंड अप जर्मनी होते हैं, जो कैले आते हैं वो एंड अप UK ट्राई करते रहते हैं, चाहे फ्रांस में रहे 10-10 साल रह के भी ट्राई करते हैं कि हमारा किसी तरीके से UK हम पहुंच जाए। जब तक आप कोटे के जरिए ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे कि ये आप लोकल UN के डिपो में अपने आप को रजिस्टर करें जो जेन्युइन लोग हैं, और अपने केस के रजिस्टर करने के बाद उन ममालिक 500 से 700 फैमिलीज अपना हिस्सा वो कबूल करें, तब तक ये लोग इसी तरह इन रास्तों के जरिए ट्राई करते रहेंगे। और असलम शेख साहब ने जो बात की है कि जो उसके जो पीछे जो रीजंस बिहाइंड ऑल दिस इकोनॉमिक मेल्टडाउन और वॉर्स एंड जो इंटीरियर सिचुएशन है उन मुल्कों की, वो भी हमें देखना पड़ेगा। और लायबिलिटी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए अमीर मुल्कों को, और ये सारा स्ट्रेन किसी 1 या 2 मुल्कों पे नहीं पड़ना चाहिए। अमेरिका को भी इसका हिस्सा कबूल करना चाहिए और वसूल करना चाहिए, और बाकी यूरोपियन ममालिक को भी जो नेटो फोर्सेस के अलाइज हैं। अब जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, वहां से जो भी लोग आते हैं तो इन लोगों को कोई ना कोई UN का डिपो होना चाहिए जहां पे वो रजिस्टर करें और उन ममालिक में जा सकें जहां जो सेफ कंट्री करार दिए जाते हैं और जो अलाइज हैं
ठीक है, अफगानिस्तान के बगाड़ में हिस्सेदार है। ठीक है, राइट सर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं और साथ ही साथ एक और मामले में बात करेंगे और वो है बरतानिया में पेट्रोल का बहरान और जो मजदूर हैं उनका बहरान, ड्राइवर्स का बहरान, ये कहाँ तक पहुँचा है मामला और इसको कैसे टैकल किया जा रहा है, इस मसले के हल के लिए क्या कुछ हो रहा है। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। गुलाम हुसैन साहब, ये हमने इस मसले पर भी पहले बात की थी और ये मसला जो है वो बरतानिया में इस वक्त इसको हम पेट्रोल का बहरान कह रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये ब्रेक्जिट ही की वजह से आने वाली मुश्किलात हैं, जिसमें जो लेबर की कमी है, ट्रक ड्राइवर्स की कमी है। ये मामला कहाँ तक पहुँचा है और कितना बेहतर हुआ है या हालात कैसे हैं? देखिए असद, ये जो पेट्रोल का बहरान है ये तो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो चुका है, चूँकि हुकूमत ने जो है वो आर्मी ड्राइवर्स की भी हेल्प ली थी, इसके अलावा टेम्परेरी वीज़े जारी किए थे, तो वो मुकम्मल नहीं ख़त्म हुआ बहरान, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो नॉर्मल हो गया। अब हम देखते हैं कि लंबी लंबी जो क्यूज़ हैं वो नहीं लगी होती पेट्रोल स्टेशन के बाहर, लेकिन अभी भी ज़ाहिर है इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट इक़दाम कर रही है और वो कोशिश कर रही है कि जो ब्रेग्जिट के बाद जो ड्राइवर जो है वो यूरोपीय ममालिक में वापस चले गए थे, उनको जो है वो किसी तरीके से अट्रैक्टिव सैलरीज देकर उनको जो है वो वापस लाया जाए, ताकि यहाँ पर जो है वो ये लॉजिस्टिक की जो बहरान है वो खत्म हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, सारी टोटल लॉजिस्टिक जो है ना इससे मुतासर हुई हुई है। आप फूड देख लें, जितनी रोजमर्रा की आइटम है, किसी भी आप स्टोर में चले जाएं तो आपको 6-7 बजे के बाद जो है शेल्फें तकरीबन खाली नजर आती हैं, आपको रोजमर्रा की चीजें जो है वो शेल्फों से गायब होती हैं, नहीं मिलती, और जब वजह पूछी जाती है तो यही होता है कि लॉजिस्टिक जो है वो मुतासर हुई है बहुत, और जो ड्राइवर्स हैं, लॉरी ड्राइवर्स, वो उनकी शॉर्टेज है। उसके अलावा जो पिकिंग स्टाफ है जो कि खेतों के अंदर से जो फूड और सब्जियां वगैरह और फल वगैरह जो पिक करता था, वो भी यूरोप जा चुका है ब्रेग्जिट के बाद, तो उनकी कमी की वजह से भी जो है वो बहुत सारा जो फल और सब्जियां हैं वो खेतों में खराब हो रही हैं, और जो किसान है वो भी काफी शोर मचा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ये स्टाफ की भी कमी देखने में आ रही है। तो इसीलिए बहुत सारे, जिस तरह बैरिस्टर अब्दुल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को खत भी लिखा था, ये आपको बताएंगे, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर को यही खत लिखा कि जो यहाँ पर इस वक्त इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो आप अपनी ये जो शॉर्टेज है लेबर की, आप उनके जरिए जो इसको फिल कर सकते हैं, बजाय कि जो ये इलीगल इमिग्रेंट जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते हैं, यहाँ के टैक्स पेयर की जो मनी है उसको खाते हैं और मैं कहूँ घर बैठे रहते हैं। तो बेहतर है कि उनको टेम्परेरी वीजे उनको जारी किए जाएं, ताकि वो इस सिस्टम के अंदर आकर जो है वो एक तो जो लेबर का शॉर्टफॉल है वो खत्म हो जाए, और दूसरा वो कौमी सिस्टम में आकर जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स अदा करें। जी सही, बिल्कुल सही है। और मैं इसी सवाल की तरफ आ रहा था असलम शेख साहब, मामला ये है कि ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, या इन दोनों को मिलाकर मसले को शायद हल किया जा सकता है, और वो ये जो जैसे कि भी उन्होंने बात भी की गुलाम हुसैन रहमान साहब ने, कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उसको इस्तेमाल करें कम अज़ कम, अगर वो स्किल्ड लेबर नहीं भी है उस लिहाज से कि वो ट्रक नहीं चला सकते और इस तरह का काम नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम वो बहुत मामूली सी तरबियत के साथ खेतों में ज़रूर काम कर सकते हैं, और वो काम करना चाहेंगे क्योंकि उससे उनको लगेगा कि वो एक रोल में आ गए हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक स्टेप आगे हुए हैं कानूनी होने में। तो ये गवर्नमेंट आपके ख्याल में इस ऑप्शन को मानने में क्यों रिलक्टेंट है? उसकी वजह यह है, जो बुनियादी इशू है वो ये है कि ब्रेग्जिट करने में इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने मैनिपुलेट किया, इस गवर्नमेंट ने पूरी एक वेव चलाई, इसके जो पिछली गवर्नमेंट थी डेविड कैमरून की, उन्होंने चलाई कि ब्रिटेन के जो वसाइल हैं वो इमिग्रेंट्स खा रहे हैं, ब्रिटेन के जो वसाइल हैं, ब्रिटेन के जो जॉब्स हैं वो सारे इमिग्रेंट्स के पास हैं। ब्रेग्जिट से पहले जितने लोग बरतानिया में आए हैं पूरे यूरोप से, उससे डबल वापस जा चुके हैं बरतानिया को रिफ्यूज़ करके, कि उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन बरतानिया को नहीं बनाया। तो ये उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सवालिया निशान है कि ब्रेग्जिट जिन बुनियादों पर किया गया वो मकासद क्या हासिल हो सके, वो बिल्कुल नहीं हासिल हो सके। अब भी जो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, ये शॉर्टफॉल ख़त्म नहीं होगा, ये परमानेंट इनकी सोल्यूशन नहीं है।
चूँकि ग्राउंड रियलिटीज़ को वो नहीं देख रहे। बिल्कुल इसी तरह जैसे ग्राउंड रियलिटीज़ अफगानिस्तान की आंखें बंद क्यों हुई हैं। अगर मैंने आपका कॉलम ना पढ़ा होता, अगर आपका कॉलम अखबार में ना आया होता, आपने ग्राउंड रियलिटीज़ अफगानिस्तान में जाकर बताई हैं कि वहाँ पर लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वैसी पिक्चर नहीं है जैसी यूरोप दिखा रहा है, जैसी अमेरिका और वेस्ट दिखा रहा है, वैसी पिक्चर नहीं है। तो मैं गुलाम हुसैन अवान साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आपके कॉलम को वहाँ पर उर्दू में ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लोगों को बताएं कि अगर इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो ये उन इमिग्रेंट्स के साथ ज़्यादती है जो पहले मौजूद है वहाँ पर, क्योंकि आप ये पिक एंड चूज़ की पॉलिसी और इसके ऊपर आप ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान से 5000 का जहाज़ भरें और आप कहें जी इनको हमने प्रायोरिटी बेसिस पे इनको स्टे दे दिया है यहाँ पर, और बाकी जो हज़ारों लोग वहाँ पर सालों से मौजूद हैं और सिसक की ज़िंदगी गुजार रहे हैं बरतानिया में, उनकी हम एप्लीकेशन सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इंसानी हकूक़ का सवाल है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अफ़गानिस्तान पर नज़र रखना चाहते हैं तो आपको अपने मुल्क के अंदर मौजूद गैर कानूनी तारकीन वतन उन पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, वो हालात कैसे गुजार रहे हैं। अब आप देखें कि नॉर्मल बरतानिया की ज़िंदगी वैसी नहीं है जो 5 साल या 3 साल पहले थी। उसकी वजह यह है कि जिसकी तरफ गुलाम हुसैन अवान साहब ने इशारा किया कि वहाँ पर अशियाए खुर्द नोश महंगी हो रही हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि वहाँ पर जो सप्लाई एंड डिमांड का जो चेन है वो ब्रेक हो रही है। उतनी चीज़ें वहाँ नहीं आ रही जितनी जिसकी डिमांड है, उसकी वजह से वो चीज़ें रोज़ बरोज़ महंगी हो रही हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये मामला यहाँ सेटल नहीं होते, आइंदा चंद महीनों में या 1 साल के बाद आप देखेंगे बहुत बड़ा शदीद बहरान बरतानिया में आने वाला है, इसी वजह से कि वहाँ पर लोगों को अभी तक ये तैयार नहीं है ना कोई एमनेस्टी देने के लिए और ना ही उनके ऊपर रिलैक्सेशन करने के लिए। आया कि रोज़ बरोज़ ये बॉर्डर्स को कंट्रोल करते जाएंगे। और आपको एक और बात बताता चलूँ नाजरीन के दिलचस्पी के लिए कि यूरोपियन जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने बरतानिया आने से इनकार कर दिया है। वो ये कहते हैं कि हमें घंटों लाइनों में खड़ा करके जलील किया जाता है। तो हम बरतानवी एंट्री इस वजह से नहीं लेना चाहते कि हमारा क्या कसूर है कि हम एक तो जॉब कर रहे हैं, बरतानिया को उसकी लॉजिस्टिक फराम कर रहे हैं, और दूसरा हमें कई घंटे और 2-2, 3-3 दिन वहाँ पर बॉर्डर पर खड़ा होकर चेकिंग के नाम पर हमारी तजलील की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसको हमारे एमपीज़ को देखना पड़ेगा, हमारे कानूनी माहिरीन को देखना पड़ेगा, हमारी जो कम्युनिटीज़ के लीडर हैं उनको देखना पड़ेगा कि अगर ये बरतानिया के मसले इस वक्त हल ना किए गए तो आइंदा एक शदीद बहरान होगा जिसके अंदर सब लपेट में आएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। आसिम सुलेमान साहब, ये मामला जो है जिस पर अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक तो तारकीन वतन का मसला है, बरतानिया के अपने प्रॉब्लम है, ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है वो इलीगल है, उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इस पर मैं अभी अमजद मलिक साहब से ज़रूर पूछूंगा कि उन्होंने ख़त लिखा, इसका कोई मुस्बत जवाब मिला या नहीं मिला, लेकिन आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही मदीका केस सूरत हाल है जिसपे असलम शेख साहब ने भी कमेंट किया और मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ। यहाँ पे देखिए, प्रॉब्लम जो है मल्टीफोल्ड है, वो एक प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे शुरका ने कहा कि ब्रेक्जिट की वजह से जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है, और मैं इसे एग्री करता हूँ कि ब्रेक्जिट इज जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग, और ये इट जस्ट स्टार्टेड। और यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे पब्लिश हो चुकी हैं जिसमें मैंने कहा था कि जो वर्स्ट टू कम ना, और ये जो वर्स्ट है वो अभी स्टार्टेड नहीं हुआ, और अभी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही हैं जिसमें आपको पेट्रोल की शॉर्टेज है, सप्लाई चेन है और इन्फ्लेशन है, ये चीज़ें हैं, और साथ साथ जो लेबर शॉर्टेज है, ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो मज़ीद जो मसाइल आने वाले हैं वो आगे जो आएंगे ब्रेक्जिट की वजह से। कोविड ने थोड़ा सा इसको स्टॉप कर दिया था। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे, क्या उनको कोई एमनेस्टी स्कीम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और जैसे क्योंकि इतनी सारी शॉर्टेज है, और शॉर्टेज की वजह से तो ये तो बहुत ही अपीलेबल है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको किसी ना किसी तरीके से आप जो वर्क फोर्स में लेके आए लीगली, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये है कि अभी तक क्योंकि पॉलिसी इस तरह से नहीं आ सकी कि अगर आप इसको देखा जाए इस पार्टी को, रूलिंग पार्टी कंजर्वेटिव को, कि ये इमिग्रेंट फ्रेंडली नहीं है और ना ही ये कभी इमिग्रेंट फ्रेंडली रहे हैं। अगर इनकी हिस्ट्री देखा जाए तो लास्ट ऑफ एक पॉलिसी आई थी एमनेस्टी को जो लेबर के दौर में आई थी, और वो सक्सेस उसका वो लेक्सी स्कीम थी जो कि शुरका को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा
कि वो लेक्सी स्कीम थी, और उसके बाद जब जैसे ही ये कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट आई उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया गया, और बहुत ही मुश्किल से जो है ना लोगों को, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, जो फेल्ड असाइलम सीकर थे, उनके लिए बहुत ही मुश्किल किया गया, और एंड में इसको खत्म कर दिया गया। और उसके बाद इमिग्रेशन में इतनी सारी चेंजेस आई कि बहुत सारे जो रूल्स थे आने के, वो सबको बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे मसाइल जो है वो खत्म नहीं हुए। मसाइल की जड़ जो वो ये है कि मैं अभी फैक्ट्स एंड फिगर देख रहा था कि इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनमें आप 70,000 पर ईयर नेट इंक्रीज है एवरी ईयर, एंड देयर इज नो डेटा सिंस 2005, ऑफिशियल डेटा सिंस 2005 कि आपको पता चल सके कि आपके पास कितने लोग हैं। और लास्ट टाइम जो अगर अनऑफिशियली माइग्रेशन वॉच ने इसको एस्टिमेट किया था, उनके मुताबिक 1.2 मिलियन, 1.1 to 1.2 मिलियन लोग थे, दैट इज 2010। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर 70,000 एवरी ईयर, आप ये देख रहे हैं कि 70,000 लोग एवरी ईयर का इंक्रीज हो रहा है, तो अभी क्या सूरत होगी। तो यू लुकिंग अबाउट 1.4 मिलियन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। अब मसला ये है कि क्या वो जो 1.4 मिलियन है, क्या आपको, अगर वो इलीगल भी रह रहे हैं, तो वो फिर भी जो है ना वो इकोनॉमी को किसी ना किसी तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। जहां तक मसला ये है कि वो पॉलिसी क्यों नहीं दे रहे, वहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग वही है कि वो एक ऐसी सिचुएशन, एक फिजा कायम नहीं करना चाह रहे, क्योंकि यूके में अभी कोई पॉलिसी नहीं है इलीगल की। तो फिर भी 70,000 लोग जो है एवरी ईयर आ रहे हैं, एंड स्टिल द यूके इज वेरी हॉट डेस्टिनेशन, कि भी लोग आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं यहाँ पे। उनको पता है कि यहाँ पे इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और वो सरवाइव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से दे डोंट वांट टू अनाउंस समथिंग कि भी जिसकी वजह से ये इलीगल लोग जो हैं उनके लिए इसका लीगल स्टेटस ज्यादा हो जाए और वो ज्यादा आना शुरू हो जाए। मैं उसकी इंकरेज होंगे बहुत सारे लोग, इंकरेज होंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो बैसम अमजद मलिक साहब, आपने तो खत भी लिखा प्राइम मिनिस्टर को, क्या कोई जवाब आया, कोई मुस्बत जवाब आया, या आपके इल्म में है कि कहीं पर संजीदगी से गौर हो रहा है इन तजावीज़ पे? असद मेरे ख्याल में ब्रेग्जिट के ऊपर जो मीडिया में अदाद शुमार दिए गए थे, वो सारे क्यासे और क्यास आराइयां गलत साबित हुई हैं। अब हम ब्रेग्जिट का आफ्टर मैथ भुगत रहे हैं। कोरोना की वजह से दाखिल दफ्तर रहा थोड़ी देर के बात नहीं हो रही, क्योंकि सारा कुछ ही स्टैंड स्टिल था। लेकिन अब जब हालात मामूल पर आ रहे हैं, तो हमें समझ लग रही है कि हम एक ब्लॉक से जब अनापरस्ती के तहत निकले हैं, तो अब वो ब्लॉक वाले रिएक्ट कर रहे हैं और हमें फूड शॉर्टेज और ये वो सारी सहूलियात का प्रॉब्लम पड़ रही है। मैंने बोरिस जॉनसन को ट्वाइस 2 साल मुतवातर लिखा कि आपके सिस्टम में सलमान की बात मान भी लें, मिलियन को चलो कम कर दें, 5 लाख भी अगर लोग हैं, तो आपके कभी वाकया होने से पहले आप इन लोगों को लीगलाइज जो है वो काम के वीजे दें, जो जिनके क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, जिनकी फैमिलीज हैं, जो 5-7 साल से ज्यादा रह रहे हैं। 5-7 साल की तो पॉलिसी ऑलरेडी है 276 के तहत। अगर जो फैमिली बच्चा यहाँ पैदा हो जाए तो उनकी फैमिली को ये कंसिडर करते हैं आर्टिकल 8 के तहत। तो मैंने कहा आप 5 साल के वीजे दें काम के, लोग कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमी में। मेरे ख्याल में हजारों लोग बरतानिया में जो है गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, छुप के काम करते हैं, और वो बेचारे डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये चाहे वो इलीगल हैं, ओवरस्टेयर हैं, या उनके केसेस के ऊपर अभी फैसला नहीं हुआ, या उनको वापस नहीं भेजा जा रहा। ये ह्यूमैनिटेरियन भी मसला है, और मेरे ख्याल में बरतानिया को इसकी जरूरत भी है। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा उनको रिमाइंड करवाऊं कि क्रिसमस आ रही है, तो उसके ऊपर वो जेनरसिटी का मुजाहरा करें और इन तमाम लोगों को जो है एमनेस्टी के तहत वो लीगलाइज करें। ये बरतानिया का इकोनॉमी वाइज भी फायदा है, एक ह्यूमैनिटेरियन इशू भी है कि वो लोग बरतानिया में आजादा ना रह सके, डर से निजात मिले कि उनको निकाल दिया जाएगा, और उनके बच्चे यहाँ हैं तो वो अपनी सुकून से जिंदगी गुजार सके। सही है, बिल्कुल सही है। असलम शेख साहब, आपके ख्याल में क्या हाल है इसका? देखिए, एक तो चीज़ बड़ी वाइटल है, मेरे सारे जो दोस्त बैठे हुए हैं ये जानते हैं, ये गवर्नमेंट तो ऐसा करने वाली नहीं है। अब वो सामने जो बबल है वो हमारे सामने बस्ट हो गया है और उसकी असलियत पता लग गई है। अब ये अपने ज़िम्मे ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हमें नई गवर्नमेंट की तरफ देखना चाहिए, उनकी पॉलिसीज़ को हमें मैनिपुलेट करना चाहिए, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर असरअंदाज होना चाहिए कि वो अब जो
एक और चीज़ देखें कि बड़ी बड़ी फिल्थी पॉलिटिक्स चली है पिछले 10 साल में, वो ये कि इमिग्रेशन का इशू जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आया। ये बहुत ही बुरी बात थी। जब लोग हम लोग वहाँ ये देख रहे थे तो हमें ये हैरानगी हो रही थी कि हमारा अपना जो किरदार है, हमारा स्टेटस जो है वो एट क्वेश्चन है कि हम लोगों को फेस नहीं कर पा रहे। हम ख्वाह डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम वकील हैं, हम जो कुछ भी हैं, मुआशरे में हमारा किरदार, वहाँ पर हमारी स्टैंडिंग जो है वो क्वेश्चनेबल थी। तो हमें ये चाहिए कि खुलकर सामने आए सारे इमिग्रेंट्स जो हैं, जो प्रो एशिया हैं, प्रो अफ्रीका हैं, इन सबको सामने आकर स्पेशली जो हमारी अपोजिशन है उसको इस तरफ लेकर आना चाहिए कि खुलकर पॉलिसी दें और पता लगे कि ब्रिटेन की इकोनॉमी में असल में इमिग्रेंट्स का क्या किरदार है। और ये इतनी बड़ी पॉजिटिव है जी, ये इतनी बड़ी तादाद है कि इसको टेकअप करना चाहिए। आप समझते हैं कि सियासी बुनियादों पर भी। बहुत शुक्रिया असलम शेख साहब, अमजद मलिक साहब, आसिम सुलेमान साहब और गुलाम सलमान साहब प्रोग्राम में शेयर के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।